तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ ओल्ड रॉक रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम एंड लेड इज 1:1। तो रेशियो ऑफ जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है यूरेनियम के और जो लेड है वो 1:1 है। ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। यूरेनियम की हाफ लाइफ आपको दी हुई है। लेट इनिशियली इट कंटेन्स ओनली यूरेनियम न्यूक्लियाई। हाउ ओल्ड इज द रॉक? अब क्या कह रहा है कि जब इनिशियली रॉक फॉर्म हुआ था ना, वो ओल्ड रॉक जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम के न्यूक्लियाई थे। ठीक है। फिर टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और अब जो रेशियो हो गया है न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम और न्यूक्लियाई ऑफ लेड का, वो 1:1 हो गया है। मतलब आधे न्यूक्लियाई यूरेनियम के हैं, आधे न्यूक्लियाई लेड के हैं। आपको हाफ लाइफ दी हुई है यूरेनियम की। आपको उससे कैलकुलेट करना है कि रॉक कितना पुराना रहा होगा। ठीक है। जल्दी से 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आप लोगों को, जल्दी से इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। 8-7 हो रहा है, 8-10 में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम में आया हुआ है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, पर ट्राई कीजिए इस चीज को। हुआ किसी का? हैंड रेस कर दीजिएगा अगर आपका हो गया तो, या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा इट्स डन। आया आंसर किसी का? इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लगाइए, फॉर्मूला से हट करके एकदम लॉजिकल अप्रोच लगाइएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला में घुसिएगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं। लॉजिकल अप्रोच लीजिएगा वर्डिंग पे जाकर के, तो तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे रेफरेंस के लिए, सॉल्यूशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए जहाँ देखिए मैं बताता हूँ इसको। फॉर्मूला वॉर्मूला सब भूल जाइए, एकदम लॉजिकल अप्रोच लेते हैं। ठीक है। अभी कंडीशन में क्या कहा गया है कि जो मेरा यूरेनियम और जो लेड का अमाउंट है ना, वो 1:1 में है। ठीक है, 1:1 में है। सपोज करते हैं 1:1 का मतलब क्या हुआ, 50%, यानी कि अभी के हिसाब से 50% यूरेनियम है और 50% आपका लेड है। ठीक है। ये आपका रॉक का कंपोजिशन है अभी का, यानी कि 50% यूरेनियम और 50% लेड।
अब दूसरी सिनेरियो में क्या कहा गया है कि जो मेरा हाफ लाइफ है यूरेनियम का वो 4.5 इंटू 10⁹ टी हाफ आपको दिया गया है 4.5 इंटू 10⁹ ठीक है, ये आपकी हाफ लाइफ है। और इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कही गई है कि इनिशियली ओनली यूरेनियम वाज देयर। अब इस कंडीशन को और इस कंडीशन को एग्जामिन कीजिए। इनिशियली मेरे पास सिर्फ यूरेनियम था, आज के डेट में 50% यूरेनियम बचा है, 50% लेड बचा है। क्या मैं कह सकता हूं कि इनिशियली जब कंडीशन रहा होगा तो 100% यूरेनियम रहा होगा? अच्छा, और अब कितना यूरेनियम है? 50% यूरेनियम है। पहले 100% यूरेनियम था, अब कितना है? 50% यूरेनियम है। मतलब कि इस टाइम स्पैन के अंदर इनिशियल रॉक के फेज से लेकर के आज के फेज में यूरेनियम का परसेंट कितना हो गया है? हाफ हो गया है। अगर यूरेनियम का परसेंट हाफ हो गया है तो यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी होगी वो यहाँ दी हुई है। जो यूरेनियम की हाफ लाइफ होगी वही एक्चुअल में क्या होगी? मेरी इस रॉक की टोटल लाइफ होगी। तो इस रॉक की लाइफ क्या हो जाएगी? रॉक लाइफ हो जाएगी सेम 4.5 इंटू 10⁹ एकदम लॉजिकल अप्रोच है। 100% यूरेनियम से 50% यूरेनियम आ चुका है आज की डेट में, यानी कि 50% यूरेनियम उड़ चुका है। और 50% यूरेनियम उड़ने में जो टाइम लगता है वो हमको दिया हुआ है। तो जो मेरा रॉक का लाइफ होगा वो भी कितना होगा? उसी के बराबर होगा, क्योंकि उतने टाइम में 50% यूरेनियम मेरा उड़ चुका है। तो ये एकदम लॉजिकल क्लियर कट अप्रोच था। बहुत बच्चे फॉर्मूला में घुस कर कंफ्यूज होते हैं, लॉजिकल अप्रोच से देखिए बहुत आसानी से आंसर आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं है इसमें? अनुराग, दीपिका, क्लियर है बेटा क्वेश्चन? ओके, दीपिका आपको भी क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल से लॉजिकल अप्रोच लगाना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टार्टिंग में 100% यूरेनियम था, अभी 50% यूरेनियम आ गया है, और एक वैल्यू दी हुई है कि 50% यूरेनियम आने में इतना ईयर्स लगता है। तो 100% 50% आने में भी कितना ईयर लगा होगा? वही सेम ईयर लगा होगा, और उतनी क्या हो जाएगी? मेरी रॉक की लाइफ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The mean lives of a radioactive substance are T1 and T2 for alpha emissions and beta emissions respectively। जो mean life है वो है T1 अल्फा emissions के लिए और T2 बीटा emissions के लिए। ठीक है, if it is decaying by both alpha and beta emissions simultaneously then find the mean life and decay constant। तो अलग अलग दिया हुआ है आपके पास कि अल्फा के लिए T1 है मीन लाइफ, और बीटा के लिए T2 है। अब कहा गया है कि जो सब्सटेंस है ये बोथ अल्फा और बीटा के साथ डिके कर रहा है। तो बताओ कि इसकी मीन लाइफ कितनी होगी और इसका डिके कांस्टेंट कितना होगा? ठीक है, जल्दी सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है, नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, 8:15 हो रहा है, 8:17 में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से इसको।
हुआ बेटा ये? देखिए इस क्वेश्चन को, आपके पास कहा गया है ना, एक अल्फा इमिशंस है, एक बीटा इमिशंस है, ठीक है। अल्फा का जो मीन लाइफ है वो T1 है, बीटा का जो मीन लाइफ है वो T2 है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इसके लिए लैम्डा 1 रहा होगा आपका डीके कांस्टेंट, इसके लिए लैम्डा 2 रहा होगा आपका डीके कांस्टेंट। अब क्या कहा गया है ना कि जो एलिमेंट है उसमें अल्फा भी हो रहा है और बीटा डीके भी हो रहा है। तो अब आपको इसके लिए बताना है कि इसका लैम्डा कितना होगा और इसका जो मीन लाइफ टाउ है वो कितना होगा, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो लैम्डा की वैल्यू है वो तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी, हमें पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक बार अल्फा हो रहा है फिर बीटा फिर अल्फा फिर बीटा, दोनों साथ में प्रोसेस हो रहे हैं। तो दोनों का जो डीके कांस्टेंट है उसका समेशन हो जाएगा। यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा डीके का इस पूरे प्रोसेस का लैम्डा है डीके कांस्टेंट, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है। अब हमें पता है लैम्डा 1 की वैल्यू होती है 1/T1 और लैम्डा 2 की वैल्यू होती है 1/T2। ये हमने वहां पे पढ़ रखा है फॉर्मूले में अपने। किस फॉर्मूले में? मीन लाइफ के फॉर्मूले में पढ़ रखा है, ठीक है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/T1 प्लस 1/T2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। मीन लाइफ की वैल्यू क्या होती है? 1/लैम्डा। यहां से ही देख लो ना, ये डिके कांस्टेंट है, ये मीन लाइफ है। मीन लाइफ और डिके कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर मीन लाइफ ये है, लैम्डा इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन T1 प्लस T1 इंटू T2 होगा यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक, ये होगा T1 इंटू T2। मीन लाइफ अगर ये है, सॉरी डीके कांस्टेंट अगर ये है, तो इसका मीन लाइफ क्या होगा? जस्ट इसका रेसिप्रोकल। तो मीन लाइफ टाउ क्या हो जाएगा? 1/लैम्डा इज इक्वल टू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ध्यान रखने वाली बात क्या है? बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जो आपका डीके कांस्टेंट है लैम्डा और जो आपका मीन लाइफ है टी, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेम चीज को यहाँ यूज किया गया है, सेम चीज को यहाँ यूज किया गया है। लैम्डा की जगह T1 रखा गया और लैम्डा टू की जगह 1/T2 रखा गया है। और इनका जब रेसिप्रोकल कर दिया गया तो आ गया मीन लाइफ किसका? इस पूरे डिके प्रोसेस का, जिसमें कि अल्फा और बीटा दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर टाउ इज इक्वल टू T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये हो गया आपकी मीन लाइफ। और ये हो गया आपका डीके कांस्टेंट, उसका डीके कांस्टेंट। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? बहुत ही इजी सा था। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी रिवाइज किया होगा लास्ट क्लासेस में तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। कोई इसमें टफ नहीं था। बस एक ही थ्योरम था, एक ही फॉर्मूला था कि जो डीके कांस्टेंट होता है और जो मीन लाइफ होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उसी पर चीजें सॉल्व हो रही हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? अनुराग, दीपिका, क्लियर है बेटा? चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये टिपिकल हमारा क्वेश्चन है नीट के एग्जाम का, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, जिसमें एक दो चीज दी हुई होती है, बाकी चीज को डिड्यूस करना होता है। क्या क्या दिया हुआ है? द हाफ लाइफ ऑफ एक्स एंड वाई आर 3 minutes and 27 minutes रिस्पेक्टिवली,
एक्स और वाई की हाफ लाइफ आपको दी हुई है। एट सम इंस्टेंट एक्टिविटी ऑफ बोथ आर सेम, किसी इंस्टेंट पर दोनों की जो एक्टिविटी है ना सेम है, ठीक है। एक्टिविटी क्या होती है हमने पढ़ रखा है। देन द रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ एक्स एंड वाई एट दैट इंस्टेंट इज, उस इंस्टेंट पर जिस इंस्टेंट में दोनों की एक्टिविटी सेम है, उस इंस्टेंट पर दोनों के एक्टिव न्यूक्लियाई का जो रेशियो होगा, हमें वो रेशियो जानने में इंटरेस्ट है कि उन दोनों का रेशियो क्या रहा होगा। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए। नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है आपके हिंट के लिए, या तो सोल्यूशन को गो थ्रू कर सकते हैं आप, या फिर खुद से ट्राई कीजिए इसको, आइदर ऑफ द टू। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। हुआ बेटा? यहाँ देखो, सबसे पहले दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या कहा गया है, एलिमेंट एक्स और एलिमेंट वाई, ठीक। एलिमेंट एक्स की आपको हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, 3 मिनट्स, एंड एलिमेंट वाई की हाफ लाइफ 27 मिनट्स। ये हो गया 3 मिनट्स, ये हो गया 27 मिनट्स, ठीक है। अब कहा गया है कि किसी मोमेंट पे जो ना इन दोनों की एक्टिविटी सेम है। एक्टिविटी सेम का मतलब, सपोज करो इसकी एक्टिविटी A1 है, इसकी एक्टिविटी A2 है, इसका जो डिके कांस्टेंट रहा होगा वो λ1, इसका डिके कांस्टेंट λ2, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके जो एक्टिव न्यूक्लियस है वो N1 रहे होंगे, इसके एक्टिव न्यूक्लियस N2 रहे होंगे। ये हमारी प्री रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं। अब एक्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। एक्टिविटी होती है डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो एक्स के लिए एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी A1 जो एक्स के लिए हो क्या होगी, इसकी डीके कांस्टेंट इनटू इसकी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, तो λ1 इंटू N1। सिमिलरली वाई के लिए क्या हो जाएगी, A2 इज इक्वल टू λ2 इंटू N2। ये दोनों इनकी एक्टिविटीज है। अब कहा गया कि किसी इंस्टेंट पर ये दोनों एक्टिविटी सेम थी, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 है हमारे पास दिया हुआ कंडीशन। यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, λ1 इंटू N1 इज इक्वल टू λ2 इंटू N2। ये λ2 है, λ2 इंटू N2, ये कंडीशन आ गई। अब मुझे N1 बाई N2 का रेशियो पता करना है, λ1 बाई λ2 का मुझे रेशियो नहीं पता है। मैं कैसे निकालूंगा इसको, तो फॉर्मूला लगाऊंगा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, ln2 अपॉन टी हाफ। ये होता है आपका लैम्डा का फॉर्मूला, ln2 अपॉन टी हाफ, ठीक है। अब लैम्डा एक्स के लिए क्या हो जाएगा, λ1, ln2 तो कांस्टेंट रह जाएगा, टी हाफ कितना दिया हुआ एक्स के लिए, 3। सिमिलरली λ2 क्या हो जाएगा, ln2 अपॉन वाई के लिए क्या है 27, तो यहाँ गया मेरा 27। मुझे λ1 λ2 की वैल्यू पता चल चुकी है, इसको यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। λ1 को क्या लिखेंगे, ln2/3 इंटू N1 इज इक्वल टू λ2 को ln2/27 इंटू N2।
ln2 से ln2 कट गया, मुझे निकालना है n1/n2 का रेशियो। n1 n2 को इधर ले आया, n1/n2 इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा, 3/27 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/9। यानी कि n1:n2 कितना आ गया आपके पास, n1 n1:n2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1:9। ये आपका n1:n2 का रेशियो हो जाएगा। सिमिलर बस सेम है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिविटी को सेम किया, लैम्डा की वैल्यू पुट करी, कहां से, ln2/t हाफ से यूज करके लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करी, और n1/n2 का रेशियो निकाल लिया 1:9। क्लियर है ये क्वेश्चन? सॉरी सर नेटवर्क इश्यू है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा देखो कहीं स्टेबल नेटवर्क मिलता है तो, नहीं तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। अनुराग आपको क्लियर है बेटा, सोल्यूशन क्लियर है, n1:n2 का रेशियो। चलो बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिमिलर सिमिलर सा क्वेश्चन है। क्या है, डीके कांस्टेंट ऑफ टू रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर लैम्डा एंड 3 लैम्डा, डीके कांस्टेंट दिया हुआ है एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियल कंडीशन पे दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जब टी इज इक्वल टू 0 था तो उनके पास जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाइज थे वो सेम थे। कैलकुलेट व्हेन विल द रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम्स E:1। अब देखो, इनिशियली तो दोनों के एक्टिव न्यूक्लियाई सेम थे, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, चूंकि दोनों का डीके कांस्टेंट अलग अलग है, एक का लैम्डा है, एक का 3 टाइम्स लैम्डा है, तो एक डिफरेंस आ जाएगा डीके की नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के वैल्यूज में। वो जो वैल्यू में डिफरेंस आएगा, वो वैल्यू का डिफरेंस E:1 के बराबर कब हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है कि वो किस टाइम पर E:1 हो जाएगा। तो फटाफट इसको कैलकुलेट कीजिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीमियम क्वेश्चंस में से आएगा ये न्यूक्लियाई चैप्टर के। थोड़ा अच्छे से इसको ट्राई कीजिएगा, फॉर्मूलाज को याद करके। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, उससे आप हिंट्स ले सकते हैं और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। 30 हो रहा है, 33 पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
हुआ स्टूडेंट्स? आया इसका सोल्यूशन? चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि दो हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है। क्या नाम है, नाम नहीं दिया हुआ, चलो ठीक है। सपोज कीजिए हम लोग इसको एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं। इसका डीके कांस्टेंट हमको दिया हुआ लैम्डा, इसका 3 लैम्डा दिया हुआ है। और इनिशियली दोनों का जो नंबर है दोनों सेम है, तो सपोज कर लेते हैं इसका भी एन नॉट रहा होगा, इसका भी एन नॉट रहा होगा। हमें बताना है कि आफ्टर वॉट टाइम टी इज इक्वल टू वॉट इनका जो नंबर है वो E:1 का हो जाएगा एक्टिव न्यूक्लियाई का, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास, एक्स के लिए अगर लिखे तो एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये होता है हमारा जनरल इक्वेशन, क्लास में हमने पढ़ा था। जनरल इक्वेशन होता है ये हमारा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट टी निकालने का, जहां पे एन नॉट हमारा इनिशियल न्यूक्लियाई होता है, लैम्डा हमारा डिके कांस्टेंट और टी हमारा वो टाइम जिस टाइम पे एन एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली एन वाई के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दोनों में एन नॉट सेम ही है, तो इसका भी एन नॉट ई के पावर, इसका डिके कांस्टेंट कितना है 3 लैम्डा, तो -3 लैम्डा इंटू टी। ये दो इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब आपको बताना क्या है, एन एक्स बाई एन वाई की वैल्यू होनी चाहिए E/1। टाइम क्या होगा इस चीज के लिए, तो एन एक्स बाई एन वाई कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा, एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई एन नॉट ई के पावर -3 लैम्डा टी। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट हो गया। ई के पावर -3 लैम्डा टी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई के पावर माइनस लैम्डा टी प्लस 3 लैम्डा टी इज इक्वल टू E/1, इज इक्वल टू E/1। ये क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी ई के पावर 2 लैम्डा टी इज इक्वल टू ई। यानी कि जब दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ई का कोफिशिएंट क्या है 2 लैम्डा टी, यहाँ पे ई का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, ये 1 है, तो 2 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा 1/2 लैम्डा। यानी कि 1/2 लैम्डा टाइम के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो है ना, एन एक्स अपॉन एन वाई एक्टिव न्यूक्लियाई का रेशियो, वो E/1 या फिर E:1 हो जाएगा। तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा 1/2 लैम्डा। टाइम क्या है मेरे पास 1/2 लैम्डा। दोनों का इनिशियल इक्वेशन लिखा हमने, N1/N2 E/1 होना चाहिए, तो उसके लिए N1/N2 का रेशियो निकाला। दोनों का इनिशियल सेम था तो ये दोनों यहाँ से कट कट हो जाएगा। ई के पावर -3 लैम्डा टी ऊपर जाएगा तो बच जाएगा 2 लैम्डा टी। कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 2 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 लैम्डा। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? कोई डाउट फोर्थ क्वेश्चन में? अनुराग, दीपिका, ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा आप लोगों को? दीपिका आपको भी क्लियर है बेटा? चलिए
अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल विच रिमेन्स एक्टिव आफ्टर टाइम t इज 9/16। व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स एक्टिव आफ्टर t by 2 टाइम? यानी कि इनिशियल सैंपल के बाद जो सैंपल बचा है अभी, उनका जो रेशियो है ना, वो 9/16 है। सपोज करो t इक्वल टू 0 पे कुछ रहा होगा, फिर t इक्वल टू टी हुआ, t टाइम बीतने के बाद जो इनिशियल इज टू फाइनल का रेशियो है वो 9/16 के बराबर है। आपको बताना है कि जब t/2 टाइम और बीत जाएगा तो उसके बाद जो ये 9/16 का रेशियो है ये घट करके और कितना रह जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए 1 ही मिनट लगेगा आप लोगों को सॉल्व करने में। 8:40 हो रहा है, 8:42 में स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले से जो चीजें पढ़ाई रखी हैं अभी अभी, या लास्ट के क्वेश्चन में जो इक्वेशन यूज किया है उसी क्वेश्चन पे ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट इसको ट्राई कीजिए। इनिशियल इज टू करंट का जो रेशियो है टी टाइम के बाद वो 9/16 है। इसके बाद टी हाफ टाइम और बीत जाएगा, उसके बाद क्या करना है ये बताना, ये बेसिकली पूछ रहा है। तो सपोज कीजिए ये अभी है इनिशियल कंडीशन है, ये प्रेजेंट कंडीशन है, ये इनिशियल ये प्रेजेंट, इसके बीच में टी टाइम बीत चुका है। और अभी जो इनिशियल बाय प्रेजेंट का रेशियो 9/16 है, कह रहा है और जब टी हाफ टाइम बीत जाएगा t/2 टाइम, तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा, ये बेसिकली पूछ रहा है आपसे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला पिछली बार यूज किया वही फॉर्मूला यूज करना है। n इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। n क्या है? हमारा करंट एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। n नॉट क्या है? इनिशियल एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कह रहा है आपको? 9/16 का रेशियो है, करंट बाई इनिशियल का। तो n बाई एन नॉट इज इक्वल टू 9/16 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस लैम्डा टी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हम डिराइव कर ली। अब हमें कह रहा है कि टी का जब हाफ हो जाएगा ना, तब बताओ कि कितना एक्टिव न्यूक्लियाई बचेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि n1 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस टाइम रहेंगे जब टी की वैल्यू और हाफ एक्सीड कर जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा? n1 इज इक्वल टू, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, तो टी की वैल्यू जब और हाफ एक्सीड कर जाएगी, यानी कि जब ई के पावर माइनस लैम्डा t/2 हो जाएगा, अभी टाइम t थी, t/2 टाइम बीत जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? ई के पावर माइनस लैम्डा t/2। इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपको बताना है। ठीक है, कि इस टाइम पे इसका रेशियो क्या रहा होगा। इस चीज को यहां बाहर निकाल के लाइए। 9/16 की वैल्यू क्या है? ई के पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये जो मेरा ई के पावर माइनस लैम्डा t/2 है,
क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई के पावर माइनस लैम्डा टी इंटू 1/2? इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस लैम्डा टी इंटू हाफ। अब माइनस लैम्डा टी इंटू हाफ का मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरी चीज है वो किस में जा रही है, अंडर रूट में जा रही है। अगर यहां पर मैं इस साइड हाफ लूंगा तो सिमिलरली इस साइड भी हाफ ले लूंगा। अब ये वाली जो हाफ है वो इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि इस वाली साइड में क्या आ गया, माइनस लैम्डा टी/2। और जब इसका हाफ लेंगे तो इसका रूट अंडर क्या होगा, 9/16 का अंडर रूट हो जाएगा। 9/16 का अंडर रूट क्या होगा, 9 का अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4। तो ई के पावर माइनस लैम्डा टी/2 टाइम के बाद जो रेशियो होगा वो 3:4 का रेशियो हो जाएगा। सिंपल से यहां से निकाला हमने n/n0 का वैल्यू, इनिशियल रेशियो, उसको उठा करके लेके गए, टी की जगह t/2 रखा, t/2 को मैनिपुलेट किया तो देखा कि एक्चुअल में क्या है, वो हाफ अंडर रूट लग रहा है। तो इस साइड भी अंडर रूट लगाया, इस साइड भी अंडर रूट लगाया, यहाँ हाफ यहाँ हाफ। ये वाला हाफ तो यही चीज चाहिए जो हम लोग को चाहिए, वो बता पूछ रहा है। और ये वाला हाफ हमें आंसर दे रहा है, 9 का अंडर रूट 3 हो गया, 16 का अंडर रूट 4 हो गया। तो ई के पावर माइनस लैम्डा टी/2 का वैल्यू आ गया 3/4। यानी कि और t/2 टाइम बीत जाने के बाद जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट प्रेजेंट इज टू नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई है, n1/n0, वो हो जाएगा आपका 3/4 के बराबर। यही चीज कह रही है ये, 3/4 के बराबर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। क्लियर है अनुराग बेटा? अनुराग क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? कोई डाउट है इसमें? हेलो, मेरी आवाज आ रही है अनुराग? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अभी तक के जितने क्वेश्चन हुए थे उन सब क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। obtain the amount of polonium necessary to provide a radioactivity source of 5 मिलीक्यूरी स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको पोलोनियम के एटम के साथ, न्यूक्लियस के साथ खेलना है। आपको रेडियो एक्टिविटी सोर्स 5 मिली क्यूरी, इतनी इसकी रेडियो एक्टिविटी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतना प्रोवाइड कराना है। ठीक है, मतलब कि पोलोनियम का हम एक न्यूक्लियस ले रहे हैं, उससे जो हमें रेडियो एक्टिविटी की स्ट्रेंथ देनी है ना, वो 5 मिली क्यूरी के बराबर है। अब हाफ लाइफ आपको पोलोनियम की दी हुई है 138। 1 क्यूरी का मतलब दिया हुआ है आपको, एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है आपको। आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ पोलोनियम हमको चाहिए होगा इस 5 मिली क्यूरी की स्ट्रेंथ
देने के लिए, रेडियो एक्टिविटी सोर्स की 5 मिलीक्यूरी की स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, आपको चीजें दी हुई है, हाफ लाइफ पोलोनियम का दिया हुआ है, 1 क्यूरी का वैल्यू दिया हुआ है और एवोगैड्रोस नंबर दिया हुआ है। इन सारी चीजों को मिला करके आपको अमाउंट निकालना है पोलोनियम का। ठीक है, टी हाफ, सबसे पहले एक चीज जो मैं आपको रिमाइंड करा दूं, टी हाफ दिया हुआ है 138 डेज, इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिएगा, अपनी सुविधा के लिए सेकेंड्स में कन्वर्ट कीजिएगा, ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन से आपको पता चलेगा कि आपकी रेडियो एक्टिविटी में एक्चुअली में कितनी चीजें जा रही हैं, कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। 5 मिली क्यूरी है, 1 क्यूरी की वैल्यू दी हुई है, इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पता चलेगी कि हर सेकंड में कितना डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है इस चीज का। मास निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि मास कैसे निकालते हैं, एवोगैड्रो नंबर से, जो हमारा मोल्स का कॉन्सेप्ट होता है, उस मोल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके। 210 है तो 1 मोल कितना होगा, 1 मोल में एन ए एवोगैड्रो नंबर आएंगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 210 यूनिट के एएमयू के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपको एवोगैड्रोस नंबर पहले आप निकालिएगा कि एन की वैल्यू कितनी एक्चुअल में एटम की वैल्यू है, एवोगैड्रो नंबर के हेल्प से निकालिएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और उस नंबर ऑफ एटम से उसके मास निकालिएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है तो मुझे डीएम में या ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। कल से हम लोग एनर्जी इक्विवेलेंस शुरू करेंगे, यानी कि सॉरी सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे, जिसमें कि एनर्जी बैंड्स के बारे में कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय, गुड नाइट।